हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो नॉन हिंदी है उसमें हमने पार्ट 1 में एज अ कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे, बट इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स बचे थे उस सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो यदि चैनल पर आप नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जी। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर अगला जो चैप्टर था उसे देखते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है वो है बिहारी के दोहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। देखिए बिहारी के दोहे जो यह चैप्टर है इसमें कनक शब्द का प्रयोग जो है ना धतूरा और सोना के लिए किया गया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी किस काल के कवि है। देखिए बिहारी जो है ना वो एक रीति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस रस के कवि हैं। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति रस, सेकंड है रौद्र रस, थर्ड है श्रृंगार रस और फोर्थ है शांत रस। तो देखिए बिहारी जो है ना वो है श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं। देखिए बिहारी के अनुसार जो है ना ईश्वर जो है ना निर्मल हृदय में मिलते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आपका हृदय साफ होगा तो आपके ईश्वर जो है वो आपको निर्मल हृदय में ही मिलेंगे जी। चलिए जी अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर, कह रहे हैं कि बिहारी के अनुसार सत्संगति क्या है। देखिए सत्संगति क्या होता है, सच्चे व्यक्ति का साथ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है। देखिए बिहारी ने राधा नगरी ना बेसिकली श्री कृष्ण को कहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। देखिए दैव जो देता है ना एज अ कोई गॉड जो भी दे रहे हैं आपको ना तो उसको ईज़िली आप लोग स्वीकार कर लीजिए। तो वही कहते हैं कि बिहारी यही कहते हैं कि दया जो देता है ना उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। देखिए रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का जो नाम है ना वो है बिहारी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है। देखिए प्रेम के कवि के रूप में ना बिहारी लाल बहुत मशहूर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी भाव बांधा हरो राधा नगरी सोए, यह पंक्ति है। देखिए यह पंक्ति ना बिहारी लाल की है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि बड़े न हुजे गुणन बिनो बिरत बढ़ाए पाए, कहत धतूरे से सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। देखिए ये जो पंक्ति है ना बिहारी के दोहे का है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है। देखिए कनक शब्द का प्रयोग ना बिहारी के दोहे में धतूरा और सोना के रूप में किया गया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेरी भाव भादा हरो राधा रंगरी सोए, यह पंक्ति किस शीर्षक का है। शीर्षक कविता की है, तो ये भी बिहारी के दोहे की है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, काव्य पंक्ति है। देखिए ये भी जो पंक्ति है ना बिहारी के दोहे की ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नर की और नरनीर की गति एक जैसी क्यों है। देखिए क्योंकि दोनों ही नीचे से होकर उठते हैं। तो चलिए इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर की, सच्चा व्यक्ति कौन है। देखिए सच्चा व्यक्ति कौन है, जिसका हृदय पवित्र हो, जिसका हृदय एकदम साफ हो, वही सच्चा व्यक्ति है। और ये जो लोग हैं ना पवित्र लोग एज हृदय से सच्चा व्यक्ति ना आज एकदम ना के बराबर हो गए। 0.1% भी अगर फाइंड किया जाए ना इस दुनिया में तो भी शायद ना मिले लो, उतने भी नहीं है लो। तो चलें कलयुग है ना ये। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर की, नाम से बड़ा क्या होता है अथवा किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। देखिए नाम से बड़ा जो होता है ना गुण होता है, क्वालिटी होती है आपकी, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है। देखिए बिहारी जो थे ना, बिहारी कवि जो थे मतलब उनमें गागर में सागर भरने की वही क्षमता थी। चलिए अब अगले चैप्टर पे हम बढ़ते हैं। इस चैप्टर में 18 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगला जो हमारा चैप्टर है ठेस है। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो। चलिए देखिए इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कह रहा है कि ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन सी है। देखिए माँ की जो दुलारी बहू जी थी ना वो है मजली भाभी है। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
ठेस कहानी में सिरजन से कौन जली भुनी रहती थी। देखिए इसमें ना चाची जो थी ना वो बहुत जली भुनी रहती थी सिरजन से। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखिए ठेस शीर्षक कहानी के लेखक जो है ना वो है फणीश्वर शांत रेणु। देखिए आप लोग कुछ याद करें या ना करें, जितने भी लेखक जो है ना उनका नाम आप तो ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी, इससे 5-6 नंबर तो ईजिली उठ ही जाएंगे। तो आप लोग जितने भी शीर्षक है, जितने भी लेखक वगैरह है ना उन सबके नाम वगैरह याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र या नायक है। देखिए इसमें मुख्य पात्र या फिर जो नायक जो भी है, मेन कैरेक्टर, वो सिरजन होता है जी। अगला क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में कितने पात्र हैं। देखिए ठेस कहानी में 5 पात्र है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ठेस कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का कैसा वर्णन करती है। देखिए ठेस कहानी जो है ना कलाकार के मन के विशेषताओं पर ना मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, वर्णन करती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ठेस कहानी कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। देखिए ठेस कहानी जो है ना वो बेसिकली जो मिथिलांचल के लोग होते हैं ना, मतलब वहीं की लोक संस्कृति वगैरह पे बनी हुई है जी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ठेस कैसी कहानी है। देखिए ठेस जो है ना वो एक आंचलिक कहानी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के। देखिए दूसरे दिन ना चिक की पहली पांति में ना 7 तारे जगमगा उठे थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिरजन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे। देखिए सिरजन को बुलाने से पहले ना लेखक जो थे ना अपनी चाची से पूछ लेते, चाची नहीं होगा, वो अपनी माँ से पूछ लेते थे। इसमें चाची ऑप्शन गलत आंसर इसमें दिया है, अपनी माँ से वो पूछ लेते थे जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है खेती बाड़ी के समय गाँव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। देखिए गाँव जब खेती बाड़ी की जो एज अ टाइम आता था ना, तब गांव के किसान जो थे ना सिरजन को किसानों में गिनती नहीं करते थे, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिरजन जाति का है अथवा ठेस कहानी में सिरजन क्या है। देखिए सिरजन जाति का ना कारीगर था एक, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिरजन ने किसे बेपानी कर दिया था। देखिए सिरजन ने ना पंचानंद चौधरी के छोटे लड़कों को बेपानी कर दिया था। ये क्वेश्चन ना बहुत रिपीटेड है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ना बड़े ध्यान से पढ़िए, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि सिरजन को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद है। देखिए सिरजन को घी के डाढ़ी के साथ चूड़ा पसंद था। अगला क्वेश्चन है कि गाँव वाले सिरजन को क्या समझते थे। देखिए गाँव वाले सिरजन को चटोर समझते थे जी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे। तो देखिए चीक जो थी उसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे दूसरे दिन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मछली भाभी सिरजन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। देखिए मछली भाभी जो थी ना सिरजन के सूप में बूंदिया फेंक कर चली गई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे। दिख रहा है ना, हाँ देखिए तो फणीश्वर नाथ रेणु जो थे ना वो एक लोकमान के मर्मज्ञ कलाकार थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कविता नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है झांसी की रानी, बच्चे की दुआ, कर्मवीर, ठेस शीर्षक पाठ। देखिए ठेस शीर्षक पाठ जो है ना वो एक कहानी है, यानी कि एक कविता नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानू कौन थी। तो देखिए मानू ना कहानी की नायिका है। अगला क्वेश्चन है कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। देखिए ठेस में ना बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आज नैनो मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, ये लेखक की माँ बोली। अगला क्वेश्चन है ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी। देखिए ठेस शीर्षक कहानी में ना माँ जो पकवान बनाने में व्यस्त थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मानू स्टेशन पर सिरजन को किस चीज़ का दाम देने लगी। देखिए मानू ना बेसिकली मोहर छाप वाले धोती का ना दाम देने लगी उनको, सिरजन को। चलिए जी अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तुम्हारी भाभी नाखून से खांटकर तरकारी परोसती है किसने कहा। देखिए ये सिरजन ने कहा था, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, अगले चैप्टर और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। देखिए अगला जो चैप्टर है वो है हमारा बच्चे की दुआ शीर्षक बच्चे की दुआ है। क्वेश्चन जो है फर्स्ट, बच्चे की दुआ शीर्षक
कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। देखिए बच्चे जो है ना नेक राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। देखिए बच्चे जो है ना उनका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपार में व्यतीत हो, इस चीज़ की दुआ करते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चे की दुआ कविता में बच्चे अल्लाह से अल्लाह से किससे बचाने की बात दुआ करते हैं। देखिए बुराई से बचने की दुआ करते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक या रचनाकार है। देखिए ये जो है ना MD इकबाल यानी मोहम्मद इकबाल लिखे हुए हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन है ये कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है। देखिए प्रार्थना है, प्रार्थना गीत है, या फिर सभी गलत। देखिए तो ये जो है ना बच्चे की दुआ ये एक प्रार्थना गीत है। चलिए जी अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे की दुआ एक, इसमें फिर से वही आ गया प्रार्थना गीत है जी। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है। तो ऑफ कोर्स बच्चे कर रहे हैं जी। अगले हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हो मेरे दम से मेरे यूं ही वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। देखिए यह पंक्ति ना बच्चे की दुआ की जो कविता है ना उसी में की ये लाइनें हैं जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जख्म शब्द का क्या अर्थ है। देखिए जख्म शब्द का अर्थ जो होता है ना वो होता है घाव। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। देखिए संसार को बेहतर बनाने की ना इसमें बात की गई है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या लिखा है, मिट क्या है, वर से क्या मांग रहे हैं। हाँ देखिए बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, तो यही मांग रहे हैं कि उनसे उनके वतन की शान बढ़े जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है। ऑफकोर्स बच्चे की दुआ में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं। देखिए कविता को उर्दू भाषा में नज़्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की को कहते हैं। देखिए कवि जो है ना वो स्वर्ग को ज़मीन पर उतारने की बात करते हैं जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कवि शंकर शैलेंद्र ज़मीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। ऑफकोर्स स्वर्ग को उतारने की बात करते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं। देश का, इसका आंसर हो जाएगा जी देश का अंधेरा जो है वो दूर करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है ज़ईफ़ का अर्थ क्या होता है। देखिए ज़ईफ़ का अर्थ होता है ना जवान, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चमन का अर्थ है। देखिए चमन का अर्थ होता है फुलवारी। अगला क्वेश्चन है ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये भी पंक्ति बच्चे की दुआ की है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये भी बच्चे की दुआ की है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता की है। देखिए ये भी पंक्ति बच्चे की दुआ की है जी। चलिए जी अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला हमारा चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आता है पढ़ने में। चलिए जी फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहे अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। देखिए ये एक नाटक है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक है। देखिए इनके जो अशोक का जो शस्त्र त्याग जो है ना इसके जो लेखक हैं वो हैं वंशीधर श्रीवास्तव। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल्य उद्देश्य क्या है। देखिए इनका मूल्य उद्देश्य जो है ना अहिंसा पर धर्म, और सेकंड जो है शांति का पक्षधर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का क्या शिक्षा देती है। देखिए ये देती है ना शांति की शिक्षा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक कहाँ का सम्राट था। देखिए अशोक जो थे ना वो मगध के सम्राट थे जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं। देखिए उस मुख्य पात्र 4 थे, अशोक, पद्मा और 2 याद मुझे भी नहीं आ रहा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है। देखिए अशोक का शस्त्र त्याग में ना कलिंग युद्ध का वर्णन की बात की गई, जो कि 4 सालों से लड़ी जा रही थी और उसके बाद आई थिंक जीती गई। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा। देखिए ये ना सम्राट अशोक ने कहा जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए होते। देखिए वो सब ना पीला कलर का ना मतलब क्या येलो कलर का वस्त्र धारण किए हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व का पर प्रकाश डाला गया है? देखिए इसमें अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सैनिक भेष में कौन चंडी के समान दिखती है? देखिए पद्मा जो है ना वो सैनिक भेष में चंडी के समान दिखते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग संबंधित है। देखिए कलिंग जो संबंधित है ना वो है पद्मा से। अगला हमारा क्वेश्चन है, सॉरी हिल गया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला था? देखिए ये 4 वर्षों तक चला था जी। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? देखिए कलिंग महाराज की कन्या पद्मा थी। अगला क्वेश्चन है कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता गया? देखिए 4 साल के युद्धों के बाद भी ना कलिंग नहीं जीता गया जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन है? देखिए उनके पास उनका सेनापति आया था आई थिंक, हाँ। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा? देखिए पद्मा ने कहा था अशोक से। अगला क्वेश्चन है कि पद्मा किसका बदला लेना चाहती है? देखिए पद्मा जो है ना अपने पिता का बदला लेना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है पद्मा का संबंध कलिंग के युद्ध से है जी। अगला क्वेश्चन है सैनिक को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? देखिए अशोक ने ना सैनिकों को सम्राट अशोक जो थे ना वो सैनिकों को वो तलवार फेंकने के लिए आदेश दिए, क्योंकि तुम सब फेंक दो। तो उन्होंने फेंका, तो ये मतलब आदेश सम्राट अशोक ने ही दिया था। यही क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैं स्त्रीपद नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसकी है? किसने कही? देखिए यह पंक्ति ना अशोक ने कहा था जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फेंक कर चलाने वाले हथियार को कहते हैं? देखिए जो फेंक के जो चलाने वाले जो हथियार होते हैं ना वो होते हैं अस्त्र, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? देखिए अशोक ने कहा था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं स्त्रियों क्या लिखा है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? ऑफकोर्स अशोक ने कहा था। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। चलिए जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किसकी रचना है? देखिए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ जो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ईर्ष्या का संबंध होता है। देखिए ईर्ष्या का संबंध होता है ना अपने प्रतिद्वंदियों से, यानी अपने जो कॉम्पिटिटर होता है ना उससे होता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा? देखिए ये एक रोचक निबंध है, इंटरेस्टिंग निबंध है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ईर्ष्या को क्या कहा गया है? देखिए ईर्ष्या को ना एक अनोखा वरदान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? देखिए ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, यही कि मानसिक अनुशासन कीजिए, आप लोग डिसिप्लिन से एज अ मेंटली डिसिप्लिन रहिए, तो ईर्ष्या से इजीली आप लोग बच सकते हो जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना ईर्ष्या कौन करता है? देखिए ईर्ष्या इसकी कुछ बातें होंगी इसमें, देखते हैं ऑप्शन से। जो दूसरों का सुख नहीं देख सकते, बिल्कुल। और सेकंड है कि दूसरों को हानि पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है। सुख संतोष को अधूरा मानता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। हाँ जी ये तीनों हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? देखिए जी इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अपने से ऊंचे से, सेकंड ऑप्शन है प्रतिद्वंदियों से। देखिए हाँ जी जो प्रतिद्वंदियों जो होते हैं ना लाइक एज अ क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, हाँ कॉम्पिटिटर। जो आपका जो कॉम्पिटिटर होता है ना उन लोगों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है। कितने लोग होते हैं ईर्ष्या की वजह से अपने कॉम्पिटिटर को मार देते हैं, इतना हद तक गिर जाते हैं लोग। और बेसिकली ईर्ष्या सही चीज़ नहीं ना है जी। तो देखिए इसका यही आंसर सही हो जाएगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती है। हाँ जो ईर्ष्या करने लगेगा ना उनकी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। उनको कितना भी मिलेगा ना, कितना भी एज अ बढ़िया सब कुछ उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, फिर भी वो दूसरों को देख के जलते रहेंगे। उनको उनसे कोई बेटर रहेगा ना तो जलेंगे कि उनके जैसा मैं क्यों ना बन जाऊँ। ये नहीं कि जो है उसमें ही खुश रहें, नहीं वो लोग ऐसे जलते रहेंगे और कभी वो लोग खुश नहीं रह पाते हैं जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर देश के दंश के दाह को कौन भोगता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है और कौन भोगेगा जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में
किस पर टिप्पणी की गई है? देखिए इस पे समाज पर टिप्पणी की गई है, बेसिकली ये सामाजिक चीज़ है। हाँ जी, चलें अगला हमारा क्वेश्चन करें, कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है? देखिए ईर्ष्या की बड़ी बेटी को निंदा कहा गया है इस चैप्टर्स में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नहीं होना चाहिए। देखिए हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, वरना जो पल जो होता है ना, एज अ जो टाइम जो होता है हंसी खुशी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो हम लोग ईर्ष्या करने में ही चले जाएंगे। जो अच्छा वक्त है वो भी ईर्ष्या में ही बिता देंगे, और जो बुरा वक्त आएगा वो तो उसे हम लोगों ने झेलना ही है। चलें जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? देखिए दिनकर जो ऑफकोर्स रामधारी सिंह से जुड़ा हुआ है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, उनका जन्म जो है ना वो है बिहार में हुआ है जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ। देखिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित पाठ है वो है इस ऑप्शन के अनुसार ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने वैभव की वृद्धि से वकील साहब जलते थे, का कलेजा जलता था, किसके? हाँ देखिए बीमा एजेंट थे उनके बगल में, तो उन्हीं से ना वकील साहब का कलेजा एकदम जलता था ईर्ष्या की वजह से जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं, वकील साहब है। देखिए वकील साहब ईर्ष्यालु, भाई खुद एक लॉयर है, अब क्या चाहिए उनको, फिर भी ये जलते थे एक बीमा एजेंट से। चले जी छोड़े, अब हमने क्या करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? देखिए ईर्ष्यावश वो सुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं? देखिए लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनके दाहिने वकील साहब रहते थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है चिंता को लोग क्या कहते हैं? देखिए चिंता को ना चिता के समान कहा जाता है, बस इसमें एक बिंदु की मात्रा होती है, बिंदु हटा दी जाए ना तो चिता में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए चिंता जो करेगा ना वो भाई चिता तो उसकी बहुत जल्द ही, चिता पे बहुत जल्दी आ जाए उसे चढ़ना ही है जी। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना, तो हाँ देखिए हाँ ये क्वेश्चन है ना, इसी को ना इसीलिए चिंता को चिता के समान कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा भी है, 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, तो ये क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से दे के जाइएगा लो आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए मूल रूप से जो रामधारी सिंह दिनकर ना है वो एक कवि है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं, यह पंक्ति है। देखिए यह पंक्ति है ना नीत्शे ने कही थी, एज जो हमारा चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसी में की ये लाइन है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन करें, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। देखिए लेखक के अनुसार जो निंदा की माँ है ना वो है ईर्ष्या। तो इस बात को बड़े ध्यान से, बात को नहीं इस क्वेश्चन जितने करा रहे हैं ना बड़े ध्यान से पढ़िएगा लो। और रिवीजन की क्या बात है, बस आप लोग दोबारा तिबारा वीडियो देख लीजिएगा, बस हो जाएगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। हाँ तो लिखा है, किसने कहा था? देखिए ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की थी। हाँ देखिए ये बात बहुत सच है, आप जिसकी हेल्प करते हो ना बाद में वही आपकी बुराई करता है। तो अजीब दुनिया का ये रीत है, तो क्या ही किया जाएगा हम लोग। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, किसी लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? देखिए ईर्ष्या को लेखक ने अनोखा वरदान कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन चीता के समान है? देखिए चिंता जो है ना वो चीता के समान है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। हाँ देखिए नेपोलियन जो है ना वो भी स्पर्धा करता था, वो करता था सीजर से स्पर्धा करता था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? देखिए वकील साहब के बगल में ना बीमा एजेंट रहते थे जी। चलिए अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, वो भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और देखिए इस वीडियो में इंशाल्लाह सारे चैप्टर कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए जी अगले चैप्टर पढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है वो है कबीर के पद। देखिए फर्स्ट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। देखिए कबीर के पद जो शीर्षक पाठ की साहित्य की विधा जो है ना ये एक पद है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? देखिए कबीर जो है ना वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे ईक होई रे, किसकी पंक्ति है? देखिए ये जो पंक्ति है ना कबीर की पंक्ति है जी। चलिए जी सॉरी दिख रहा है ना आप लोगों ने। चलिए अगले हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? देखिए उन्होंने खूब विचार किया, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता? देखिए कबीर ना
सॉरी व्यक्ति किस कारण सती की पहचान नहीं कर सकता, वो हो सकता है अपनी अज्ञानता के कारण, और सेकंड हो जाएगा मूर्खता के कारण, यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए। देखिए कबीर के अनुसार मनुष्य को ईश्वर के प्रति ना अनुरागी होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है। देखिए कबीर के पहले पद में ना रूढ़िवादी विचारों का वर्णन किया गया है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। देखिए इसका जो हो जाएगा ना फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो समकालीन समय में भी। चलें जी अगला हमारा क्वेश्चन करेगा मोको कहाँ ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास रे, प्रस्तुत पंक्ति उद्दत है। देखिए ये जो पंक्ति है ना कबीर के पद से है जी। चलें जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। कह रहा है कि ईश्वर अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने की गई है। तो देखिए ये कबीरदास ने कहा है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा जी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कहता तू आखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। देखिए ये भी जो है ना कबीर के पद की पंक्ति है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कागद का अर्थ क्या है। देखिए कागज का अर्थ है कागज़। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। देखिए कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति जो है ना वो है मानव सेवा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है। देखिए कबीर के पद शीर्षक पाठ की जो रचना है ना वो है कबीरदास जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कबीर किस काल के कवि है। देखिए कबीर जो है ना भक्ति काल के कवि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर की भाषा कैसी। देखिए कबीर की भाषा जो है ना वो क्या लिखा है, हाँ सदु खड़ी है जी, सदु खड़ी। अगला क्वेश्चन कबीर कैसे संत थे। तो ये कबीर जो थे ना वो निर्गुण वादी संत थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल के कवि हैं। देखिए भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है मोको शब्द का अर्थ है। देखिए मोको शब्द का अर्थ होता है परमपिता यानी कि मुझे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धाराएं कवि है। देखिए निर्गुण भक्ति धाराएं कवि जो है ना वो हैं जायसी। अगला हमारा क्वेश्चन नहीं बल्कि अगला हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, उसका नाम है विक्रमशिला। चलिए जी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना वो राजा धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था। तो देखिए ये जो था ना वो बौद्ध काल में था जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। देखिए विक्रमशिला साहित्य की जो विधा है एक निबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी। देखिए विक्रमशिला में अध्यापन का जो माध्यम था ना वो था संस्कृत, मतलब माध्यम का जो भाषा था वो था जी संस्कृत। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है। देखिए विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान खुद विक्रमशिला सुना रहे थे। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय में मैक्सिमम 6 गेट थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था। ऑफकोर्स संस्कृत था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे। 6 थे। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे वो आर्यभट्ट थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं विक्रमशिला की स्थापना कब हुई। देखिए विक्रमशिला की स्थापना जो थी ना वो 8वीं सदी में हुई थी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला कहाँ स्थित है। देखिए विक्रमशिला जो है ना वो अंत्यचक्र में स्थित है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था। देखिए इन लोगों को भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय विराधना के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे। देखिए अलग से जो नियुक्त होते थे उन्हें आचार्य कहा जाता था जी। अगला हमारा क्वेश्चन और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है जी। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन किसने किया था। देखिए किसने किया गया। देखिए हाँ वीरव्रज से किया गया था जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते।
चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो सर्वनाश है ना, वो तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, ये था भागलपुर जी। अगला क्वेश्चन है, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्यों को बौद्ध सिद्धांतों को परिचित कर देते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्रवत मानकर जी, पुत्रवत मानकर। अगला क्वेश्चन है, खगोल विद्या के क्षेत्र में निम्न में कौन विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए आर्यभट्ट जी प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी। देखिए 10,000 छात्र पर 1,000 अध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है, 10,000 छात्र एवं 1,000 अध्यापक थे जी, यानी आप लोग अनुमान लगा लीजिए कितने बच्चों पे कितने टीचर थे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया। देखिए उसका विद्यालय का नाम जो रखा गया ना, ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा, आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। देखिए वो खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे। ये थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली। देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा पद्म पाणि एवं मैत्रेय की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था। तो ये हो जाएगा 10वीं और 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तंत्र विद्या संबंधित है। तो देखिए तंत्र विद्या संबंधित है ना, भूतों से, तंत्र मंत्रों से, प्रेतों से, सभी ये सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा जी सभी सही है। चलिए जी, अगला हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है दीदी की डायरी। दीदी की डायरी में फर्स्ट क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया। तो देखिए सामाजिक परंपरा पर। अगला क्वेश्चन, दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है। तो एक डायरी है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है। देखिए डायरी में किन घटनाओं को, दिन भर की घटनाओं को, किसी के साथ हुए वार्तालाप को, रोज की दिनचर्या को, और फोर्थ है इनमें से सभी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में कर दी गई थी। देखिए संजू की जो नीलू नाम की एक सहेली थी ना, उसकी शादी बचपन में कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी साहित्य से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन दिन था। देखिए उस दिन रविवार था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी। तो देखिए नीलू चुपचाप बैठी रहती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है। देखिए संजू को उसके जन्मदिन पर पुस्तक मिलता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजू पिकनिक मनाने गई। देखिए संजू पिकनिक मनाने 3 जनवरी 1997 को गई थी जी। अगला क्वेश्चन है, संजू स्वभाव से कैसी थी। देखिए संजू स्वभाव से ना हंसमुख थी। अगला क्वेश्चन है कि संजू किस कक्षा में पढ़ती थी। तो संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अगला क्वेश्चन है, संजू ने जिस गांधी साहित्य की को पढ़ा उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सत्य का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम क्या था। उसका कहानी का नाम था तोतोजान। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 1997 को दीदी किसके घर गई थी। तो वो आरती के घर गई थी वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, तोतोजान नामक पुस्तक में किसकी बातें की गई, किसकी कहानी है। तो ये एक जापानी लड़की की कहानी है जी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं, 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया था। देखिए वो एक जापानी लड़की तोतोजान के बारे में बताया था। किसे किताबें पढ़ने का शौक था। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा संजू को जी। अगला क्वेश्चन है कि रोज़ नामचा का क्या अर्थ होता है। देखिए रोज नामचा का अर्थ क्या होता है, रोज के लिए जाने जाने वाले क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है कि सत्य के प्रत्येक पुस्तक की रचयिता कौन है। ऑफकोर्स गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी। देखिए स्कूल में संजू को ना चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला चैप्टर ही शुरू हो गया। अगला चैप्टर जो है पीपल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम क्या है। देखिए रचित कविता का नाम है पीपल। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है। देखिए पीपल शीर्षक कविता के कवि जो है ना, वो है गोपाल सिंह नेपाली। अगला क्वेश्चन है, पीपल के किस भाग में पक्षी और गिलहरियों के घर है। देखिए पीपल के ना जो तो वो कोटर वाला जो भाग था ना, उसमें है उनका घर। अगला क्वेश्चन है, पीपल कविता किसके परिचय कराती है। देखिए ये जो है ना प्राकृतिक के विविध रूपों से परिचित कराती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पीपल कविता में पक्षी चुन चुन कर क्या खाता है। देखिए पीपल कविता में
पक्षी जो है ना वो फल को चुन चुन कर खाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुलबुल गाती रहती है। देखिए बुलबुल चहचहा गाती रहती है। अगला क्वेश्चन है पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है। देखिए पीपल हिंदी साहित्य के ना छायावाद काल का कविता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल कहाँ खड़ा है। देखिए पीपल जो है ना एक ऊंचे टीले के पास निर्जन के पास खड़ा हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है। देखिए पीपल वृक्ष जो है ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक के विविध रूपों से आत्मीय परिचय कराने वाली कविता कौन है। ऑफकोर्स पीपल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है। देखिए पीपल कविता में ना जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य की भावना की हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। देखिए पीपल के पत्ते का आकार है वो गोल है। पीपल पाठ की विदा है। देखिए पीपल के पाठ की जो विदा है ना वो है कविता। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है। देखिए पीपल का पेड़ जो मानव सभ्यता के लिए ना अति उपयोगी है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कविता है। देखिए कविता है वो एक पीपल जो है वो एक कविता है। अगला क्वेश्चन है छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है। देखिए छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। अगला क्वेश्चन निर्जन के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल चल चल, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। देखिए ये पंक्ति है ना गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है। देखिए भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान ना पूजनीय है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं। देखिए पावस की फुहार और शीतल बयार बहने पर ना ये जो बुलबुल पंछी होती है ना वो चहकने लगती है, गाने लगती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जल के ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर खिलता कमलदाल पंक्ति किस कविता से है। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा ना पीपल से जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ कहते हैं उसको कल्पतरु कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है। देखिए पीपल वृक्ष के समक्ष जो है ना वो इनमें से सभी पेड़ झरने ऋतु दिवस चक्र और नदी चिड़िया ये सब है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। तो चलिए जब अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है दीनबंधु निराला। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। देखिए ये एक स्मरण है या फिर रेखा चित्र है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है दीनबंधु निराला शीर्षक संस्मरण रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। तो देखिए इसका जो रचनाकार जो है वो है शिव पूजन सहाय। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था। देखिए दीनबंधु निराला का पूरा नाम था जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उदाहरण किस शीर्षक पाठ में किया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि दीनबंधु निराला में इनकी चर्चा की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन करें दीनबंधु कैसे होते हैं। देखिए दीनबंधु कैसे होते हैं तन मन धन से दुखियों की सेवा करने वाले होते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है। देखिए दीनबंधु जो निराला के नाम के साथ जुड़ा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 7th नंबर की निराला की जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे। देखिए निराला जी सच्चे अर्थों में दीन दुखियों के मित्र थे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निराला जी की चरित्र कैसा था। देखिए निराला जी का चरित्र था ना उद्दत और दीनबंधु दोनों थे। अगला हमारा यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निराला किन के लिए मुक्तहस्त दोस्त प्रस्त थे। देखिए ये जो थे ना मित्रों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जी दिनों के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निराला के लिए को दीनबंधु क्यों कहा गया। देखिए निराला को दीन दुखियों की सेवा करते थे इसीलिए उनको बेसिकली दीनबंधु कहा गया है। तो चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। चलिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला किस काम की जिम्मेदारी मिली थी। देखिए उनको ना दरिद्र नारायण के भोजन का काम मिला था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे। तो ऑफकोर्स निराला जी जाया करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे। देखिए वो रविंद्रनाथ की एज अ रचना जो है वो गवाकर सुनना पसंद करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं कि बेलूर मठ कहाँ है। देखिए बेलूर मठ जो है ना वो है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कोलकाता क्या है। देखिए कोलकाता जो है ना एक महानगर है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में है। देखिए कोलकाता में बेलूर मठ है। अगला हमारे ऑप्शंस के अनुसार बेलूर मठ है, वरना कोलकाता में तो बहुत चीज़ें हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि
दाड़िम दशनावली किस पाठ से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला से ये सब संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? देखिए याचकों के लिए ना निराला जी कल्पतरु थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कौन कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके पास धन अल्पावधि तक ही रहता था? देखिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थी ना, उनके पास ना जो पैसे होते थे बहुत कम क्षण के लिए ही रहते थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? देखिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है दीनों का सच्चा बंधु होना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि की जीवनी है? देखिए ये एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भगवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिलती थी? देखिए भगवत विभूतियाँ निराला जी को बहुत मिलती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता होती है? वो क्या होता है? प्राकृतिक चित्रण होता है जी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलिए जी अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है जी। चलिए ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा लगता है इसको देख के। चलिए जी तो इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि खेमा कहानी में किसकी वर्णन हुई है? देखिए खेमा कहानी में ना बाल मजदूरी का वर्णन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? देखिए खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने कहा था कि अभी रख दूंगा चप्पलें सिरे पर। तो चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खेमा शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? देखिए ये एक कहानी है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है, तो ये हो जाएगा जी खेमा। अगला क्वेश्चन है ग्राहकों को चाय कौन देता था? ऑफकोर्स खेमा देता था। खेमा शीर्षक कहानी की किस प्रथा का पर करारा प्रहार करती है? देखिए ये बाल मजदूरी पर करारा प्रहार करती है। अगला क्वेश्चन है कि खेमा कहाँ काम करता था? देखिए खेमा जो है ना कसारा के होटल में काम करता था। अगला क्वेश्चन है खेमा के मालिक का क्या नाम था? देखिए खेमा के मालिक का नाम कसारा था। अगला क्वेश्चन है कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था? देखिए खेमा जो था ना वो 8-9 वर्ष का दिखता था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? देखिए खेमा के पिता ने उसे ना गरीबी के कारण बेच दिया था। अगला क्वेश्चन है खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? देखिए उनकी आर्थिक स्थिति ना अति दयनीय थी। देखिए एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर क्लास और एक होता है अपर क्लास। तो जो एकदम थे ना वो लोअर, जो ये एकदम लोअर मिडिल में भी नहीं आएंगे, एकदम लोअर से लोअर क्लास के ये थे लोग। मतलब बहुत इनकी जो स्थिति थी इतना बहुत दयनीय हो गई थी। देखिए इतना ये लोग अत्यंत दयनीय हो गए थे कि बच्चों को बेचना पड़ता था इनको। तो चले ये भी सही है, मतलब इसका ये ऑप्शन सही है। हम ये नहीं कह रहे कि कंडीशन चाहिए वो सब। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? देखिए जो कसारा का जो होटल था ना उसका नाम था मुक्ताकाशी, यानी उसका मालिक तो कसारा हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गाँव से किसको लाया था? देखिए खेमा को लाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ताकाशी होटल के छिंके में कितने गिलास रखे हुए थे? देखिए मुक्ताकाशी होटल के जो छिंका थे ना उसमें 8-10 गिलास रखे हुए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा था? तो देखिए चप्पल मांगने पर फटकारा था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कसारा से बात करने के लिए कि कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था? देखिए आधे घंटे के बाद पहुंचे थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे लवारिस कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा? देखिए खेमा के पिता ने कहा था, लेखक ने कहा था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है खेमा की लंबाई क्या थी? देखिए खेमा की लंबाई लगभग 3.5 फुट थी जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चलिए जी अब ये अगला चैप्टर शुरू हो गया। अगला जो चैप्टर है हमारा कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ है चैप्टर का नाम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। अगला हमारा क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ है, एक कविता है। अगला क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है या फिर कवि कौन है? देखिए ये है अरुण कमल। अगला क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का बात की गई है? देखिए इसमें अगरबत्ती का बात किया गया है जी। अगला क्वेश्चन है खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश है? देखिए दयनीय स्थिति में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका हो जाएगा श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना। अगला क्वेश्चन है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन हुआ है? तो देखिए श्रम से कठोर हाथ का वर्णन किया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? देखिए खुशबू रचते हैं हाथ जो है ना वो खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ है कविता उन पे लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि कौन कविता वंचित लोगों से समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है खुशबूदार अगरबत्तियाँ कौन बनाते हैं? देखिए, खुशबूदार अगरबत्तियाँ जो है ना समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है केवड़ा, गुलाब और खस, रात रानी आदि नाम होते हैं। ये सब अगरबत्तियों के नाम है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं उभरती नशे वाले हाथ, घिसे घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। यह पंक्ति किस कविता की है? देखिए, तो बेसिकली ये जो पंक्ति है ना, ये खुशबू रचते हाथ की है। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं उभरी नशे वाले हाथ से तात्पर्य। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? दिन की चक्की में पीसने वाले दुर्बल हाथ। अगला हमारा क्वेश्चन की सफलता की जननी क्या है? देखिए, सफलता की जननी क्या है? श्रम है। भाई, आप मेहनत करो, आप फ्यूचर की टेंशन ना करो, आप अपना प्रेजेंट बढ़िया करो, फ्यूचर ईजिली अपने आप वो बढ़िया हो जाएगा। तो आप लोग अपने प्रेजेंट पे वर्क करो और पास्ट को छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। आप अपने प्रेजेंट पे वर्क करो और फ्यूचर तो ईजिली आपका बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हर काम की सफलता का राज क्या है? देखिए, हर काम की सफलता का राज जो होता है ना, वो होता है भाई मेहनत होता है, यानी कि श्रम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए अब अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है जी। चलिए जी, इस चैप्टर का नाम है हौसले की उड़ान। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय एथलीट्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी? तो देखिए, सोनी गई थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखिए, जीवन संघर्ष है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन की विशेषताओं का वर्णन किया गया? तो देखिए, इसमें बेटियों का वर्णन किया गया। हौसले की उड़ान में किस प्रदेश की बेटियों की चर्चा की गई? देखिए, हौसले की उड़ान में ना बिहार की जो बेटियां हैं ना, उनकी चर्चा की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है? देखिए, इसका यही संदेश है कि अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना रखना जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हौसले की उड़ान पाठ की ज़ैनब की पढ़ाई कितने दर्ज के बाद छुड़ा दी गई थी? तो देखिए, 5वीं क्लास के बाद ना उनकी पढ़ाई रोक दी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हौसले की उड़ान पाठ की कदम स्कूल के बाल संसद में क्या थी? तो देखिए, वो शिक्षा मंत्री थी जी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इसमें हौसले की उड़ान में किया गया है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की बेटियाँ हैं, देखिए बिहार की बेटियाँ जो है ना असाधारण प्रतिभा की धनी है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? देखिए, बेटियों को लग गया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कदम बड़ी होकर बनना चाहती थी। देखिए, कदम बड़ी होकर ना डॉक्टर बनना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है कि कदम किस जिले की रहने वाली है? देखिए, कदम जो है ना वो मुंगेर जिले की रहने वाली है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? देखिए, गुड़िया जो है ना वो नोखा की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है गुड़िया का घर किस जिले में है? तो देखिए, गुड़िया का घर जो ना रोहतास में है जी। अगला हमारा क्वेश्चन करें उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया? देखिए, ये ना आवासीय विद्यालय में करवाया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन करें निम्नलिखित पाठ में कौन सा निबंध है? देखिए, हौसले की उड़ान जो है ना वो निबंध जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया था? तो देखिए, ये जो है ना कदम ने ना धूल चटा दिया था जी। तो चलिए जी, अब चलिए जी, अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन थी? देखिए, उनकी पोती जैनब खान थी। अगला क्वेश्चन है सोनी किसकी बेटी थी? तो सोनी बेटी थी विश्व शंकर तिवारी की। अगला क्वेश्चन है कि क्या लिखा है मैशर शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ होता है उपलब्ध। अगला क्वेश्चन है कि जैनब खानम की माता का नाम क्या था? देखिए, जैनब खानम की माता का नाम था फूल बीबी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? देखिए, गुड़िया के माता पिता जो थे ना उनकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कदम अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है। हाँ, ये बात तो है। अगला क्वेश्चन है कि कदम के पिता का नाम क्या है? देखिए, कदम के पिता का नाम था जितेंद्र माझी जी। चलिए, जब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है जननायक कर्पूरी ठाकुर। फर्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? देखिए, कर्पूरी ठाकुर का जन्म ना बिहार में हुआ है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? ये कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जन 1921 को हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर ने आईए यानी कि इंटर की परीक्षा कब पास की थी? तो उन्होंने 1942 में कंप्लीट किया था जी। अगला क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? ये कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु जो हुई थी ना वो थी 20 फरवरी 1988 को हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया
देखिए उन्होंने कॉलेज 1942 में ही छोड़ दिया था, यानी कि उन्होंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद पढ़ाई उन्होंने त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्यालय के लिए विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह कथन किसका? ये देखिए ये कथन कर्पूरी ठाकुर की ही है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिले एवं ग्राम में हुआ था? देखिए कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म जो हुआ था ना, बिहार के समस्तीपुर के पितौंजिया ग्राम में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? देखिए कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम था राम दुलारी देवी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कर्पूरी ठाकुर है, देखिए कर्पूरी ठाकुर जो है ना वो एक जननायक है जी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए? देखिए कर्पूरी ठाकुर पहली बार 23 अक्टूबर 1943 को गए थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था? देखिए उनको चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में, यानी ये सब चीज़ों में आनंद आता था जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन कह रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ना गरीबों के मसीहा थे जी। अगला क्वेश्चन जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ किसके द्वारा अनुदित है? देखिए ये पापी वर्षा द्वारा ये लिखा गया। अगस्त क्रांति कब हुई थी? देखिए अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? देखिए आज़ाद दास्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। आज़ाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? देखिए आज़ाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कर्पूरी ठाकुर थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी हुए थे? देखिए सिमरिया घाट से वो विजयी हुए थे जी, सॉरी ताजपुर से वो विजयी हुए थे। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष विधायक बने थे? देखिए स्वतंत्रता के बाद 1952 में वो विधायक बने जी। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया था? देखिए ये कर्पूरी ठाकुर ही थे जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। देखिए ये हो जाएगा 1857 की क्रांति जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शोषितों वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए शोषितों वंचितों के प्रति ना मानवोचित व्यवहार करना चाहिए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे? देखिए कर्पूरी ठाकुर का जो निधन होता है ना हार्ट अटैक के कारण हुआ था जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए किसने दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने से पर मजबूर किया था? देखिए जी 10 दिनों तक किया था जी। अगला क्वेश्चन है सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने? देखिए उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बने थे जी। अगला क्वेश्चन है गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? देखिए गरीबों का मसीहा कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जी। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम था? देखिए गोकुल ठाकुर ना कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा जेल में जी। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर? तो देखिए ये सचिवालय में जब गए थे ना तो वहाँ पर लिखा था जी। अगला क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू किया? तो देखिए वहाँ के कैदियों को ना संगठित करना शुरू किया था जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया था? देखिए 12 अगस्त 1987 को हटाया गया जी उनको। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? देखिए इसमें शिक्षा और संघर्ष की, एजुकेशन और ये जो संघर्ष है ना दोनों साथ में रहेगी तो भाई बहुत अच्छे बदलाव होता है जी। चलिए अब अगले एक चैप्टर पर बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है क्या नाम सॉरी झांसी की रानी। चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है? देखिए झांसी की रानी शीर्षक पाठ जो है ना वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है झांसी की रानी शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा? तो देखिए ये एक जीवन वृत्तांत है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी कविता देश की किस घटना की याद आज भी कराती है? देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद आज भी दिलाती है। अगला क्वेश्चन है चित्रा ने किसको पाया था? देखिए चित्रा ने अर्जुन को पाया था। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद जुबानी थी? तो शिवाजी की जी। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, देखिए अंग्रेजों से लड़ी थी। नेक्स्ट कई 100 मील पार कर झांसी की रानी कहाँ आई थी? तो कालपी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता था? तो उनका जो था ना युद्ध कौशल अभ्यास से बीता था जी। अगला क्वेश्चन है 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में किसे घायल कर मैदान से भागने को विवश कर दिया था? देखिए तो लेफ्टिनेंट वॉकर को।
उन्होंने युद्ध से घायल कर दिया था, युद्ध में मैदान में घायल कर दिया था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है, साक्षात्कार कराती है। तो देखिए बेसिकली ये बहादुरी से कराती है जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी। देखिए उनकी उम्र ना उस वक्त 23 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी जब क्या लिखा है वीर गति के प्राप्त हुई तो उनकी उम्र कितनी थी। 23 वर्ष थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछिक धार के पार कटाली उनकी यही सहेली थी। यह पंक्ति झांसी की रानी कविता की है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई किसके अवतार थी। तो वो दुर्गा की अवतार थी जी। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था। उनका नाम था मन्नू। अगला क्वेश्चन है चमकउठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यह पंक्ति भी झांसी की रानी की है। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम क्या है। देखिए झांसी की रानी है जी। अगला है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, कौन थी। लक्ष्मीबाई थी जी। अगला है बुंदेलहर बोले के मुँह, यह किसकी कहानी सुनी थी। लक्ष्मीबाई की सुनी थी जी। नेक्स्ट है कि स्वाधीनता का संग्राम कब हुआ था। वो तो 1857 में हुआ था, 1857 में। अगला है कि ग्वालियर के किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया था। देखिए ग्वालियर के जो राजा जो थे ना सिंधिया, उनको हराया था जी। नेक्स्ट है कि नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे। तो वो छबीली के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। यह पंक्ति भारत के बूढ़ा क्यों कहा गया। क्योंकि देखिए भारत की स्थिति, भारत का जो इतिहास है ना वो प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है घायल होकर गिरीश ने उसे वीर गति पानी थी, किस कविता की पंक्ति है। देखिए ये जो है ना झांसी की रानी की है। अगला क्वेश्चन है कि वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी, ये किस कविता की पंक्ति है। तो ये भी झांसी की रानी की पंक्ति है जी, कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है किसे वीर शिवाजी की कहानी जवानी याद थी। तो ये ऑफकोर्स लक्ष्मीबाई को याद थी जी। अब चले जी अगले चैप्टर या फिर अगले क्वेश्चन। देखिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवा कहाँ कैद थे। देखिए पेशवा जो थे ना वो बिठूर में कैद थे जी। चलिए अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई थी। तो देखिए 3 रुपये बताया था। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है। देखिए ये एक हास्य व्यंग है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ये है बेडब बनारसी। नेक्स्ट चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना था। तो देखिए लेखक की पत्नी को जाना था जी। नेक्स्ट है कि लेखक बेडब बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ का रसगुल्ला आया था। तो देखिए बाग बाजार का रसगुल्ला आया था जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों की फीस किस समय बढ़ जाती है। तो ऑफकोर्स रात में बढ़ जाती है जी। अगला है क्वेश्चन कि हकीम साहब क्या पहने होते थे। देखिए उन्होंने चिकन का बंदरगार कुर्ता पहना था जी। नेक्स्ट है चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ से में बीमार कौन पड़ा था। तो देखिए उस वक्त बीमार जो पड़े थे ना वो पड़े थे जी लेखक। अगला है कि चिकित्सा का चर्चक पाठ में हकीम ने लेखक की नब्ज कितने मिनट तक पकड़ा था। तो मैक्सिमम 2 मिनट तक पकड़ा था। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा। तो देखिए एक व्यंग्य है जी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर चूहानाथ कतार जी की फीस कितने रुपए थी। तो देखिए उनकी फीस थी 8 रुपये जी। नेक्स्ट है कि डॉक्टर चूहानाथ कतार जी कहाँ से FRCS किए हुए थे। तो देखिए लंदन से किए हुए थे जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखक ने व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों को विरोधाभास को सफलतापूर्ण उभारा है। देखिए बेडब बनारसी को जी। अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेडब बनारसी ने कि यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए थे। तो देखिए वो पालकी से आए थे जी। लेखक बेडब बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे। तो 8 रसगुल्ले खा गए थे वो जी। देखिए जी अब अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को बीमार रहने की इच्छा क्यों हुई। देखिए लेखक को बीमार रहने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि वो काम करते करते थक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को बार बार पेट दर्द क्यों हो रहा था। देखिए उनको गरिष्ठ खाना खाने की वजह से हो रहा था। नेक्स्ट है कि गीली मिट्टी पेट पर लपेट कर धूप में बैठी, ये किसने कहा था। देखिए ये आयुर्वेदाचार्य जो थे ना उन्होंने ही कहा था जी। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी। तो देखिए शाम को उनको भोजन करने की आदत थी जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को पेट दर्द से रात में कितने बजे नींद खुली थी। देखिए 3 बजे उनकी नींद खुली थी जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहते थे। देखिए लेखक लखनऊ इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि बेहतर चिकित्सा हो जाए उनकी, मतलब बेहतर इलाज हो जाए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटी आती है। तो ऑफकोर्स ये आयुर्वेदिक चिकित्सा में आएगी जी। अगला है कि लोगों की सलाह पर चूहानाथ कतार जी को बुलाया गया। ये थे डॉक्टर थे। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे
देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑफ कोर्स ये चिकित्सा का चक्कर का है। अगला क्वेश्चन है कि लुकमान नाम था एक, देखिए लुकमान नाम एक हकीम का नाम था जी। अगला क्वेश्चन है कि वह साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की क्षमता पर बल दिया गया हो कहलाता है, छायावाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मांगने के, तो देखिए फार्मेसी, हाँ चंद्रकला फार्मेसी से मांगने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए, देखिए वो लोग मोटर कार से आए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था, देखिए उनके सिर पर बनारसी लोहे की तार टोपी थी जी, की तरह टोपी थी जी। अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है सुदामा चरित्र। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है, देखिए ये प्राचीन पद से परिचय कराती है जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये सेकंड लास्ट चैप्टर है जी। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है कि सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। देखिए सुदामा चरित्र के लेखक जो है ना वो है हमारे नरोत्तम दास। नेक्स्ट है कि सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो वो अति दिन थे जी। अगला है कि सुदामा चरित्र की भाषा क्या है, देखिए सुदामा चरित्र की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है कि सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है, तो कविता है। सुदामा चरित्र अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे, तो अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए थे। सुदामा को कृष्ण के पास जाने के में संकोच क्यों हो रहा था, कृष्ण को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था इसीलिए वो उनको संकोच हो रहा था। अगला क्वेश्चन है सुदामा और कृष्ण क्या थे, तो वो बाल सखा थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे लोग। अगला क्वेश्चन है किनको अपने दरिद्रता पर झोंकता, तो ऑफकोर्स सुदामा जी की पत्नी को। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया, तो उनकी पत्नी को। नेक्स्ट है कि बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े थे, तो संदीपन ऋषि के पास। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए, तो देखिए मित्र सुदामा के पाँव को उन्होंने अपने अश्रु जल से धो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बनी में हिजन और जो प्रवीण है, ये सुदामा ने कहा था जी। अगला क्वेश्चन है कि बात के लालच से राधा कृष्ण की कौन सी वस्तु छुपा दी थी, तो ये मुरली छुपा दी थी। तो नरोत्तम दास हैं, देखिए नरोत्तम दास एक कवि हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नरोत्तम दास की कृति है, तो ये सुदामा चरित्र है जी। अगला क्वेश्चन है कि उपानह का अर्थ क्या है, देखिए उपानह का अर्थ होता है हमारा जूता। अगला है कि पगा शब्द का अर्थ क्या है, देखिए पगा शब्द का अर्थ होता है पकड़ी। अगला क्वेश्चन है जदुवंश मणि किन्हें कहा गया है, जदुवंश मणि श्री कृष्ण को कहा गया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे, अथवा कृष्ण सखा सुदामा भोजन कैसे करते थे, देखिए वो भिक्षा मांग कर करते थे जी। अगला भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है कि आगे चना गुरु मात दिए ते लै तुम चाभी हमें ना ही दिने, यह उक्ति किसकी है, देखिए यह उक्ति श्री कृष्ण की। अगला क्वेश्चन है कि सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे, तो देखिए वो अपने कांख में छिपा रखे थे जी। अगला क्वेश्चन है पूछत पाड़े फिर सबसो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाओ, पंक्ति किस कविता की है, तो ये पंक्ति सुदामा चरित्र की है। अब चले जी ये चैप्टर हमारा लास्ट है और अब वीडियो का एंड हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 घंटे का मैक्सिमम हो गया। चलें कोई ना, चैप्टर भी तो बहुत सी कवर कराए गए हैं ना इसमें। चलिए जी तो ये चैप्टर देखते हैं। देखिए है राह भट्ट के हिरन के बच्चे, चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राह भट्ट के हिरन को शीर्षक कविता के कवि कौन है, देखिए इसकी जो कवि है ना वो है डॉक्टर निक्सन वियतनाम। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राह भट्ट के हिरन के बच्चे को कविता में आकाश में क्या भरे हैं, देखिए तारे हैं जी। अगला क्वेश्चन राह भट्ट के हिरन के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है, देखिए यही सीख मिलती है ज्ञान के प्रकाश जरूरी है। अगला क्वेश्चन राह भट्ट के हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है, देखिए इसमें क्या है प्रयास करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन राह भट्ट के हिरन के बच्चे को कैसी कविता है, देखिए अत्यंत मार्मिक है जी। अगला क्वेश्चन है कि राह भट्ट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है, तो देखिए इसमें नन्हा हिरन भटक गया था। अगला क्वेश्चन है कि जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था, क्या था माँ से बिछड़ गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी था, देखिए तो कवि दुखी था जी। अगला क्वेश्चन है कवि हिरन शावक को क्या दिलासा दे रहा था, तो यही कह रहा था कि
तू अभी सो जा, बाँस के वन और अकवन की हवा लोरी सुनाएगी, सुबह तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी और उपयुक्त दिनों। तो हाँ, ये तीनों बातें उन्होंने कहा था जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि हमें निराश ना होकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए। देखिए, उपयोग करना चाहिए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा एक, अथवा जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था। तो देखिए, बेसिकली हिरन रो रहा था। तो देखिए, इस चैप्टर के नहीं, पूरे नॉन हिंदी में जितने भी चैप्टर थे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करा दिया गया है। और तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। और अपना ख्याल रखिए, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं।